नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। परिस्थितियां इस वक्त देश में कुछ ऐसी हैं कि किस वक्त किस बात पर हंगामा हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त देश में जिस बात पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि युवा आक्रोशित है, वो चिंतित भी हैं, नाराज भी हैं, और इतिहास गवाह है कि हर बड़ा आंदोलन युवा ताकत के बूते ही ऊंचाइयों पर पहुंचा है। लेकिन आंदोलन जब सरकार की नीति के खिलाफ हो, सरकार की योजना के खिलाफ हो और हिंसक होने लगे तो चिंता लाजमी है। मामला अग्निपथ योजना को लेकर है और इस योजना को लेकर युवाओं के विरोध के बीच कई सवाल भी हैं। मसलन, क्या मोदी सरकार ने गलत तार छेड़ दिया है? क्या सरकार युवाओं को भरोसे में लिए बगैर ऐसी योजना लागू करना चाहती है जिससे सेना में जाने के इच्छुक युवाओं का भविष्य अधर में लटक सकता है? या युवा ही बिना योजना को समझे हुए आज सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आज इस जरूरी विषय पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरा देखिए अब तक हुआ क्या है। देश के जवान हैं, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, बिकने के लिए नहीं जा रहे हम। हमारे पास कोई उठा तो हम नहीं उठा रखा, चूड़िया कौन पहन के रखे था। मांग कर रहे हैं कि इस योजना को खारिज किया जाए और परमानेंट भर्तियां की जाए। बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। एग्जाम लो, ट्रेनिंग में भेजो सबसे पहले और भर्ती दो और 2 साल की उम्र में छूट दो। 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे गार्ड की नौकरी करेंगे। तो सवाल लाजमी है, सवाल बड़े हैं, लेकिन आज मुद्दे को समझने के लिए और इन सवालों को कैसे एड्रेस किया जाना है ताकि एक बेहतर दिशा में परिस्थितियां जाएं, बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल स्टूडियो पर मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शुभ्रांश राय इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन के सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, और हमारे साथ इस वक्त केशव यादव मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने ये सपना देखा है कि उन्हें भर्ती में जाना है। तो उनकी चिंताएं क्या हैं, केशव आज हमारे सामने रखेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी इस वक्त मौजूद हैं। आप इस पूरे मसले पर एक एक्सपर्ट व्यू आपको देंगे। और इस तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन जी हमारे साथ आ गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं यहाँ पर कुलकर्णी जी भी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी। आप इनको अक्सर टीवी डिबेट्स में देखते हैं और हमारी उम्मीद सर आज यही है कि जिस तरह के कंफ्यूजन्स भी दिखाई दे रहे हैं उस पर एक तस्वीर आप जो है स्पष्ट करें। लेकिन सबसे पहले बातचीत की शुरुआत में राजीव जी यहाँ पर आपके साथ करना चाहूंगी। क्या युवाओं को भरोसे में लिए बगैर एक ऐसा कदम ले लिया गया जिसकी वजह से आज युवा आक्रोशित है, सड़क पर आंदोलित दिखाई दे रहा है? देखिए, युवाओं को भरोसे में नहीं, युवाओं के लिए कदम लिया गया है। ये युवाओं के बेहतरी के लिए कदम लिया गया, आर्मी के रिफॉर्म के लिए कदम लिया गया है, देश की बेहतरी के लिए कदम लिया गया है, टेक्नोलॉजी वर्स्ट हो जाए हमारी आर्मी, इसके लिए कदम लिया गया। और मुझे लगता है कि 17 साल की उम्र, मुझे अपना याद है कि मैं 17 साल की उम्र में ये सोचता था कि अगर 3 साल की पढ़ाई करनी है मुझे, 3 साल की पढ़ाई के बाद मुझे अपनी कमाई शुरू करनी है। एक ऐसा अवसर अगर हमारे देश को युवाओं को मिल रहा है कि वो 17 साल की उम्र में एक नियमित, एक जिसे कहते हैं संगठित हमारी फोर्सेस के बीच में जाकर के अपनी पढ़ाई करेगा, अपनी डिग्री लेगा, अपनी इनकम बढ़ाएगा, और उस वक्त पे जब दूसरा युवा एक कॉलेज को पास करके बिना किसी जिसे कहते हैं इनकम के वो बाहर निकलेगा, एक उसी जगह पर एक युवा सेना के तमके के साथ। सेना में काम करने की क्या तुलना हो सकती है? क्या आपने बोला? एक आम नौकरी में कोई व्यक्ति जा रहा है और सेना जो ज्वाइन करने जा रहा है, इन दो चीजों की तुलना कैसे हो सकती है? मैं दूसरी बात बोल रहा हूं आपसे। पहली बात देखिए, अभी तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कैसे कैसे क्या क्या इसमें बेहतरी है, लेकिन आपने क्योंकि एक प्रश्न पहले उठाया है, उस प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। युवा आंदोलित क्यों है, सड़क पर क्यों है? अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ इतना बेहतर है तो सड़क पर आंदोलित क्यों है? उस पर भी डिस्कस करेंगे, वो पॉलिटिकल इश्यूज पे भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं युवाओं पर डिस्कस कर रहा हूँ। 2 युवाओं की बात कर रहा हूँ। एक युवा जो ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाता है, एक युवा जो सेना में जाके ग्रेजुएट होकर के आता है और 11 लाख रुपए या लगभग 20 लाख रुपए साथ
में लेकर के आता है, उसके बाद भी उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो आर्मी के अंदर कंटिन्यू करे, और आर्मी में कंटिन्यू 1% नहीं कर पाता तो दूसरे ऑप्शंस, जैसे हमने कहा कि अब आर्म फोर्सेस के हमारी रिजर्व फोर्सेस में जाएगा, हमारी पुलिस में जाएगा। उसके बाद अगर वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना था तो बिजनेस में भी जा सकता है। एसएससी के अंदर आप देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जितने ऑफिसर्स होते हैं, जितनी बड़ी मल्टीनेशनल, मैं आपका इस टाइम्स ग्रुप के अंदर भी अगर आप ऊपर से नीचे तक चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑफिसर मिलेंगे जो एसएससी से आते होंगे, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आपकी कंपनी के अंदर बैठे हैं। तो ये आप सोचिए कि हम एक बेहतर भविष्य के लिए ऐसी योजना बना रहे हैं। और आपने कहा ये सड़क पर क्यों बैठा है, देखिए मैं तो आग्रह करूंगा कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, देखिए राजनीति करनी है कम से कम हमारी आर्मी पे मत करिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप अगर युवाओं के लिए बेहतर कदम लेकिन अभी तक जो लोग सड़क पर दिख रहे हैं वो युवा ही है ना, या आप ये कह रहे हैं कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करने पहुंच गई हैं? हमारे छोटे भाई हैं वो, हाँ, हमारे छोटे भाई इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना वहां पर? पॉलिटिकल पार्टी तो आग लगाने आती है, वो तो घर पे बैठी है। अभी तक नहीं है ना पॉलिटिकल पार्टी, अभी तक युवाओं का ही आंदोलन जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हैं कि युवा बैठे, इनको भड़काइए, लेकिन युवाओं के साथ हमारा कनेक्ट अच्छा बनेगा। ये बताइए कि जो सड़क पर आंदोलन कर रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी का नेता है या वो आम युवा है? मुझे पहले ये क्लियर करिए। वो हमारा छोटा भाई है, आम युवा है, जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जो ये सोच रखता है कि मुझे आर्मी में जाना है, जो सोच रखता है मुझे देश की सेवा करना है, लेकिन वो सोच नहीं रखता कि मुझे देश की सेवा करना है, जो इनको भड़काने का काम करके हाथ में पत्थर जवाब लेती हूँ। केशव जी, जो सुनहरे भविष्य की बात यहाँ राजीव जी कर रहे हैं, भरोसा है उसको आप पर, या क्या चिंताएं, क्या आपत्तियां हैं इस पूरी योजना को लेकर? जी मैम, जैसा कि राजीव सर ने अभी भी बताया, जैसा कि राजीव सर ने बताया कि जो युवा हैं ये हिंसक आंदोलन कर रहे हैं, इनके लिए गलत है। देखिए आप प्लीज, मैंने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हैं, आप सम्मानजनक हैं, आपने ये सोचा है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, जितना सैल्यूट मेरा आपको है उतना सैल्यूट शायद उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जो व्यक्ति आपके हाथ में पत्थर पकड़ाना चाहता है। हम आपके हाथ में किताब और गन और एक नियमित और एक बैलेंस जिंदगी देना चाहते हैं, तो हमारे में उसमें ये फर्क है, वो आपके हाथ में पत्थर पकड़ा रहा है, हम आपको आर्मी में लेके जाना चाहते हैं। तो सर साफ बोलिए ना, कौन पत्थर पकड़ा रहा है हाथ में? सर जैसा जिन लोगों ने, राहुल गांधी जी ने बिना पढ़े ही ट्वीट कर दिया सबसे पहले, इस बात को उठा दिया। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप युवा हैं, आपके हाथों में पत्थर पकड़ाया जा रहा है, मैं सर जैसा कि अभी आप अग्निपथ योजना का नाम चल रहा है, जो कि पूरे देश से मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरनगर तक, यूपी से बिहार तक लगभग सारे देश में युवाओं में आक्रोश है, और ये आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि 4 साल में हमको सेना के लिए सर भर्ती करते हैं, हमने 4 साल के लिए बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सी हम लोग क्या जाएंगे सर? अभी हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स के तहत एक भर्ती निकली है सन 2018 में, उसमें 60,210 पदों पे भर्तियां निकली थी, चयन मात्र 55,000 लोगों का किया गया है, मात्र 5,000 लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें मैं भी एक पीड़ित युवा हूं। हम लोगों ने 12 महीने जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण आंदोलन किया, फिर भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। मेरे भाई ठीक है, वो कंप्लीट कर लें, एक बार बस कंप्लीट कर लें सर प्लीज, उनकी बात पूरी हो जाए, आप कंप्लीट करें, उनकी और अच्छी रिदम आएगी। एक बार सर कंप्लीट कर लें। जो पीछे की रिक्रूटमेंट जो रुकी है, उसके पीछे की बड़ी वजह सरकार ने बताई है कि कोविड की वजहों से बहुत सारी रिक्रूटमेंट, लेकिन हम दो चीजों को क्लब ना करें, हम इसी बात पे रहते हैं, आर्मी वाली बात पर रहते हैं, अग्निपथ पर रहते हैं, अग्निवीर पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपकी जो दूसरा सब्जेक्ट है मैं उसको एडमिट करता हूं कि कोविड की वजहों से रुकी है, मैं मानता हूं। बिल्कुल नहीं सर, उसमें क्या है सर कि हम लोगों ने सारे टेस्ट क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला, फिर 72 दिन हम लोग आमरण अनशन में बैठे, फिर भी न्याय नहीं मिला। 1 जून से लगातार आज 17वां दिन हम लोग को पैदल मार्च का है, नागपुर से चल करके आ रहे हैं, फिर भी अब तक हम युवाओं के साथ न्याय क्यों नहीं सर? आप जैसा कर रहे हैं, युवाओं को पत्थर पकड़ाया जा रहा है, इनके पीछे किसी विपक्षी का हाथ है सर? हम लोगों के पीछे कोई नहीं पत्थर पकड़ा रहा है, हम एक युवा हैं, अपना हक मांग सकते हैं सर। तो सर अब तक हम लोगों को न्याय क्यों नहीं? देखिए, आपको अगर न्याय इस देश में मिल सकता है सर, एक सेकंड, मैं पहले सभी मेहमानों की बात शामिल करना चाहूंगी। संजय कुलकर्णी जी, देखिए हम देख रहे हैं कि हम किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करते, जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक गुस्सा और एक नाराजगी अगर युवाओं के भीतर है तो उसे एड्रेस तो किया जाएगा ना, उस पर बात तो की जाएगी। आप क्या पा रहे हैं इस प्रदर्शन की वजह, या युवाओं की चिंता, आपकी एक्सपर्टीज उस पर क्या कहती है? जी सर, माइक दीजिएगा। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं और या उनकी जो चिंताएं हैं, ज़रूर हम लोगों ने उनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन वो युवा जो फ़ौज में आना चाहते हैं, अगर उनमें अनुशासन नहीं है तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि या तो वो स्कीम समझे नहीं हैं ये क्या स्कीम है, या उनको किसी प्रकार से शायद ये लग रहा है कि हमें सिर्फ 4 साल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और 4 साल के बाद आप इसे बेहतर योजना मान रहे हैं सर? हाँ, आप इसे बेहतर योजना मान रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कारण है। देखिएगा,
हम लोग जैसे हम कहते हैं कि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, टेक सैवी लोग हैं, आप लोग जैसे युवतियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, मोबाइल्स को इस्तेमाल करना जानती हैं, बाकी सिस्टम्स को इस्तेमाल करना जानती हैं, तो ये जो लड़के और लड़कियां दोनों युवा और युवतियां जो फौज के अंदर आएंगी, इसमें फ़ायदा क्या है, क्यों फ़ायदा है? 17.5 साल के लेकर के 21 साल, और अब सरकार ने उनको 2 साल के लिए कंसेशन दिया है फॉर 2022 की एंट्री के लिए। आप देखेंगे कि ये जितने भी युवा हैं, चाहे 40,000 से प्लस युवा भर्ती होंगे, क्यों भर्ती होंगे और किस लिए भर्ती होंगे और किस लिए? हमारी जो सीमाएं हैं वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जो एवरेज एज है वो अभी 32 से 36 साल तक जाती है। इस स्कीम के द्वारा वो एवरेज एज जो आएगा वो तकरीबन 26 साल का होगा, एक सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, 4 साल के लिए वो आएगा, और 4 साल में एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 लड़के आएंगे सालाना, जिसमें से 25% रखे जाएंगे और 75% नहीं। तो वो जो 25% बच्चे रखे जाएंगे वो वाकई ही एक आले दर्जे के सिपाही बनने के काबिल हैं, और क्योंकि वैकेंसीज 25% है तो ये अग्निवीर जो हैं, पलटन में अगर 40 आए हैं तो 10 सिपाही बनेंगे और 30 अब सिविल स्टेज पे जाए। अब उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाए रखी हैं। अब उन्होंने कहा है, सबने आश्वासन दिए हैं, ज़रूर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आश्वासन देना है और उसको लिखित में ला करके इनके हौसला अफजाई करनी है इन युवकों की कि आप चिंता ना करें, आप सिर्फ 30,000 ही हैं जो बाहर जाएंगे। सिवात साहब, एक परिस्थिति जो हम देश में देखते हैं, ख़ास तौर पर बहुत सारे जो युवा हैं वो निकलते हैं बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, जहां सबसे ज़्यादा यूथ निकलकर आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे आर्थिक बैकग्राउंड से निकलकर आते हैं जहां पर उनके लिए एक इनकम सोर्स घर में तो अलग बात है, लेकिन मान सम्मान उससे भी ऊपर की बात होती है। जिस वजह से वो सेना में भर्ती होने जाता है, उस पूरा गांव उसके नाम से पहचाना जाता है कि ये फलाने का लड़का है, ये अभी सेना में गया है, और उस नाम से वो पहचाना जाता है पूरे गांव में। ये मान सम्मान समाज में जो ऊपर एक दर्जा आर्मी ज्वाइन करने के बाद या सेना में जाने के बाद किसी युवा को मिलता है, 4 साल करने के बाद काम, क्या वो दर्जा मिलेगा? बिल्कुल। देखो, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो चिंता तो उसके मन में जायज है ना। वो 4 साल के बाद क्या करेगा? कहने वाली बातें हैं कि ठीक है, जैसे अभी सर ने बताया कि इतनी सारी सर्विसेज है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो, या बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर प्राथमिकता देंगे उनको, लेकिन अगर कल को सरकार बदल जाती है तो फिर किसे भरोसा है? ये चिंता उनके मन में है। हाँ बिल्कुल। देखो, ये चिंता मन में है और इस चिंता पे अभी कुछ काम भी हुआ, ये भी एक सराहनीय है। देखो, चिंता इसलिए है कि जब एक जवान 4 साल के लिए आता है, उसको करीब 7-8 महीने की वो ट्रेनिंग करता है, फिर वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करता है अपने मोटर पोजीशन या एमएमजी या दूसरी, और वो 1.5-2 साल के बाद उसके ऊपर एक प्लाटून की ट्रेनिंग करता है। जब तक वो ट्रेनिंग करेगा तब तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा, वो वहाँ से चला जाएगा। दूसरी बात, वो एक चिंता का विषय है उसको कि 4 साल मैं यहाँ हूँ, मेरा आगे क्या होगा। ये एक जो चिंता सता रही थी, ये बड़ी थी, और ये पॉइंट हमने रेज किया, और ये बड़ी एक खुशी की बात भी है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी एक इस चीज़ को अभी मान लिया, और उन्होंने कहा कि हम प्रिफरेंशियल इनको इंडक्ट करेंगे। हमने बोला लेटर इंडक्शन करो आप PMF, क्यों? क्योंकि ये वेल ट्रेन, वेल मोटिवेटेड, और आपको ट्रेनिंग में भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात मान लिए। ये मुझे लगता है कि इसको एक राइटिंग में दें, इसको एक फॉर्मलाइज कराएं, CAPF और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है उसमें करें। अगर आप सोचो इनको जॉब मिल जाएगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वर्क कल्चर डिफरेंट। मैंने टेरिटोरियल आर्मी को हेड किया 2.5 साल, और उसके अंदर जो लोग सूटेबली एम्प्लॉयड हैं या फ्रूटफुली एम्प्लॉयड हैं, वो 2 महीने आके ट्रेनिंग कर, 2 महीने आके सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी को। उसमें देखा गया जी 2 महीने के लिए सर्व करते हैं, 10 महीने इनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि इनको काम दे नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा स्टेप ले लिया। 2 और प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है उस पर अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक है कि ये जो 4 साल में अग्निवीर हैं, अगर ये शहीद हो जाते हैं या ये परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो इनको एक 48 लाख का पैकेज है, जबकि एक रेगुलर सोल्जर के जो है उसको मिलता है काफ़ी 3-4 करोड़। क्योंकि सच्चाई ये है, जुनून क्या है कि आप देश के लिए अपनी जान हथेली पे लेके रखते हो, ये है फौज का दस्तूर। आप मुड़ के नहीं देखते कि जब मैं देश के लिए शहीद होता हूँ,
क्योंकि आपको पता है देश आपके पीछे खड़ा है, आपकी फैमिली को देश देखेगा। मगर ये 4 साल में जो आए हैं जिनको पैकेज है, शायद ये डाउट रहेगी। इसको भी क्लेरिफाई करें कि उनको उस समय अगर देश के लिए शहीद होता है या वो डिसेबल्ड हो जाता है लड़ाई के दौरान, तो उसको वही मिले जो एक रेगुलर सोल्जर को मिलता है। मुझे लगता है अगर ये भी कार्रवाई कर दी तो इससे भी बड़ा फायदा होने वाला है। और जो अगली पॉइंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये युवा जो लिए गए हैं 25% इनको ले लिया जाएगा, जो 75% है वो जो 75% इनको हम और कोई क्वालिफिकेशन दें। अभी देखो बात ये हो रही थी कि 12th पास दिया जाएगा, बीए का नहीं, उसके बाद उनको स्किल भी किया जाएगा। और उनको जो टारगेट करें कि जिस प्रकार से एक डर ये था कि जब एक फौज में जवान भर्ती होता है वो 15 साल के या 20 साल के नहीं होता, वो जब तक जिंदा है वो उस फौज के साथ अटैच है। तो ये 4 साल में इनकी अटैचमेंट का थोड़ा सा घबराहट है, उसको भी क्लेरिफाई करें कि भाई ये अटैचमेंट पूरी टाइम चलेगी। मुझे लगता है कि जो शंकाएं और शक थे वो काफी हद तक गवर्नमेंट इनको दूर करने की कोशिश कर रही है। ये चीजें पहले बताई जाती तो शायद ये नहीं आती। मैं ग्रुप कैप्टन के सिंह आपका भी यहाँ पर अब रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस बात का जिक्र अभी सर कर रहे हैं कि आपको सेना को मॉडर्नाइज करना है, उसकी एज कम करनी है, तो ये जवान के सपने की कीमत पर कैसे हो सकता है? अगर वो ये सपना देख रहा है कि 4 साल क्या उसे जीवन पर्यंत सर्व करना है वहां पर, लेकिन 4 साल बाद आप उसे कहने के अब आप जाइए, और वो सारा जो एक उसका वहां पे नियम, डिसिप्लिन या जो एक पूरा जीवन शैली थी उससे हटकर अब आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना है जीवन, ये कहां तक तर्क संगत है? तर्क संगत तो नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात यह है, जैसा इन्होंने कहा कि आर्थिक मसला भी जुटा हुआ है। यानी सरकार जो यह कर रही है उसकी कोशिश है कि डिफेंस बजट जो बढ़ता जा रहा है या रुका हुआ घट नहीं रहा उसको घटाया जाए। इस पे चर्चा बाद में हो सकती है। दूसरी बात, जहां तक कि एक कोहेसिवनेस जो करने की बात है, जो इन्होंने कहा, आपने सवाल उठाया, 4 साल के बाद 4 साल तक भी यदि मान लेते हैं, इन्होंने कहा कि जो एवरेज एज घट रहा है, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। यह उस तरह की बात है कि मान लीजिए 3 युवक या 3 जवान क्रॉस कर रहे हैं रिवर को, और रिवर के डेप्थ को 3 जगह नाप के आपने किया कि 4 फीट है और इनका कर लिया कि 5 फीट है, यानी क्रॉस कर जाएंगे। यह गलत फहमी है। हो सकता है इन्फेंट्री के लिए कुछ हद तक सही हो, लेकिन आर्मी में ही यदि हम आर्टिलरी या टैंक यानी आर्मर्ड कोर को ले, एयरफोर्स नेवी में इसका कोई मायने ही नहीं रखता है इस उम्र के लिए कि उम्र घट रहा है और युवा उसमें जा रहा है, इसका कोई मायने नहीं है। और अंतिम बात यह जो आपने अभी सवाल उठाया कि ये जो 4 साल के बाद या 8 साल के बाद 10 साल के बाद जो होने वाला है, अभी जो ट्रेंड और जो फ्रेशर हैं उनका अनुपात तकरीबन 1:3 का है, 1:3 का है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेंड है, मान लीजिए एनसीओ है, उसके प्लाटून में आते हैं 3 है, इसके बाद यह 1 का 6 हो जाएगा। और उस हालात में ये 4 वर्ष वाले जो ये एक्चुअली लड़ाई होता है 1:6 हो जाएगा। ये युवक वहां पे, जैसा इन्होंने कहा कि 2 साल तो नॉर्मल ट्रेनिंग में निकल जाएगा, एक उस प्लाटून या कंपनी के साथ जुटने में, उसका एक हिस्सा बनने में, उस आर्म्स के साथ उसको जुट जाने में, यानी उसका वह पार्ट बनता है पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। अभी नजर आ रहा है यूक्रेन में बहुत सारे विदेशी लॉन्ग रेंज के भी मिसाइल्स, रॉकेट्स और सारे कुछ आ रहे, फिर भी यूक्रेनियन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 3 महीने ट्रेनिंग दे दे के आप भेज रहे हो, संभव ही नहीं है, वो 3-3 साल लग जाते हैं। और उस हालत में आप यह कहते हो कि 4 साल के बाद से यह युवक उसका हिस्सा बन जाएगा, जबकि उसको रैंक भी नहीं मिलेगा। वह बेचारा नो रैंक नो पेंशन की स्थिति में पहुंच रहा है। उसे आप कुछ और जो भी कह लो, लेकिन उसको कोई रैंक नहीं मिलने वाला है। और एनसीओ में 25% आएंगे जरूर जब आगे बढ़ेगा, लेकिन बाकी 75% जो है जो बाहर निकल जाएंगे। और बचने के बाद से आपके पास क्या बचता है? बेसिकली वह जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है, उसमें एक उस तरह की पॉपुलेशन आ रही है जिनका कितना भी
डिसिप्लिन आप कर दो, उनकी जो शुरुआती जो हुई है उसका असर उनकी जिंदगी तक रहेगा। और इसलिए यह पूरे आर्मी मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के लिए यह अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत लंबी सोच करनी पड़ेगी और उसको यदि हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए करके फिर से रोक के देखना होगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। जो चिंताएं यहाँ पर जाहिर की गई हैं थापर सर, यहाँ पर इन सब के बाद एक निचोड़ के रूप में क्या ये लगता है कि जल्दबाजी में एक फैसला ले लिया गया है, या उसे प्रॉपर कंसल्ट किया गया, या एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले कुछ शुरू करना चाहिए था, उसके रिजल्ट देखने चाहिए थे और फिर इसको एक लार्जर योजना के रूप में लाना चाहिए था? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जल्दी में डिसीजन लिया है। इसको बड़ा सोच समझ के एनालाइज करके, स्टडी टीम बिठा के हर फैक्टर को एनालाइज करके। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही तो इनको कदम बदलना पड़ गया ना उसके बाद। अब इस मुद्दे में दो चीजें हुई हैं। एक है कि फौजी इफेक्ट के फौज में आएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, वो मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज जो इथॉस है फौज का, जो रेजिमेंटेशन है, वो उसमें वो खामियां पूर्ण रूप से निकल जाएंगी और एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट है, इसका शायद गवर्नमेंट ने या हेडक्वार्टर्स ने ठीक से एनालाइज नहीं किया। आप देखिए, पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो थोड़ी डेफिशिएंसी थी। ऊपर से आपने ये 4 साल की एंट्री कर दी है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल बाद कोई CAPF या इंडस्ट्री इनको बाहें खोल के खड़ी होगी इनको लेने के लिए। उनको भी पता है कि कुछ परसेंट ही जाएंगे, अनलेस जैसे अब यूपी चीफ मिनिस्टर ने या राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने, 1-2 चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम CAPF में इनको भेजेंगे, रिकमेंड करेंगे। ये अगर स्कीम के अंदर इनबिल्ट हो जाता कि यस अश्योर्ड आप लेटरल इंडक्शन होगा, तो ये रोष नहीं होता। वो 2 साल से बैठे हुए हैं जिनका, जैसे कि ये यंग बॉय केशव है यहाँ पर, जिनका भर्ती नहीं हो पाया। ऊपर से आपने सोने पे सुहागा के 4 साल के बाद घर भेजने का कर दिया। पेंशन भी कोई 10-1 लाख रुपए पेंशन नहीं है, 10-1 लाख रुपए जाते। वो 23-24 साल का जवान घर जाके 10 लाख के साथ क्या करेगा? तो वो एक कलेक्टिव रोष है। मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट को इसको स्कीम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए और कुछ किसी किस्म की अश्योरेंस देनी चाहिए कि 4 साल बाद हम आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि वैसी जवानी एश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। वो आज पावर में है, कल नहीं है, भूल जाते हैं। कुछ बिल्ट इन होना चाहिए प्रोविजन कि उसको हौसला रहे कि मैं जब जाऊंगा तो, क्योंकि देखिए फौज में एक देश सेवा की भावना से भर्ती होता है और दूसरा उसके दिमाग में यह भी है कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट है, पेंशन है, हेल्थ स्कीम्स हैं, इज्जत है, घर बनेगा। अब ये उसको नजर नहीं आ रहा। जिस बात का जिक्र मैंने किया कि जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का सम्मान नहीं, पूरे परिवार, पूरे गांव का सम्मान होता है अगर एक आदमी सेना में जाता है। और आप जो देख रहे हैं, जो ये सब वायलेंस हो रहा है, ये उसी बेल्ट में हो रहा है जिसमें सबसे ज्यादा फौज में लोग जाते हैं। बिहार से शुरू करें तो वेस्टवर्ड यूपी, MP, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मुझे लगता है पंजाब में भी ऊपर बढ़ेगा। तो ये तो कैचमेंट एरियाज हैं जहां से जवान आते हैं। सर, आप मानते हैं लेकिन पेंशन का बोझ कम करने के लिए भी ये फैसला जो लिया गया उसके पीछे एक बड़ी मंशा ये भी है, ये आप मानते हैं? जी हाँ, मंशा तो वही लगती है कि एक वजह वो है क्योंकि ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें जा रहा था और रेवेन्यू में भी और कैपिटल यानी कि खरीदारी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी बैकग्राउंड में हो सकता है। लेकिन उसके और बेटर तरीके भी हो सकते थे सरकार के पास बजाय कि इसके। मैं इसी पॉइंट को सर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर पेंशन का बोझ भी कम करना है और उस बोझ को कम करने के लिए एक मंशा जब दिखाई देती है और हम ये देख रहे हैं कि 4 साल की अग्निवीर योजना लाई जा रही है, तो ये सवाल राजीव जी मेरा आपके लिए है। पेंशन का बोझ हमेशा आपको सैनिक के पास से क्यों कम करना है? कभी सांसदों और विधायकों से कम क्यों नहीं होता है? ये उनके पेंशन के लिए, उनके भत्तों के लिए कोई कटौती क्यों नहीं? हम गलत दिशा में जा रहे हैं। पेंशन का बोझ कम नहीं करना है, आप गौर कीजिए। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, इससे सर होगा या नहीं होगा? पहले मुझे यस और नो में आप जवाब दीजिए। यही बता रहा हूं मैं। पेंशन का बोझ कम नहीं करना,
उस पैसे को आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के लिए लगाना है। ये अभी थोड़ी देर पहले जो बात आ रही है बार बार कि हमारा मैक्सिमम पैसा भत्ते और पेंशन में जाता है, एक जवान के एम्बिशन की कीमत पर। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, दो तीन चार क्वेश्चन उठे, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। ये इस बार जो आर्मी की ट्रेनिंग, जैसा अभी हमारे आदरणीय उन्होंने बोला कि 2 साल की लगभग ट्रेनिंग होनी चाहिए, 2 की क्यों, 4 साल की क्यों नहीं होनी चाहिए? यही बात इसके जो हमारा ये योजना है इसके अंदर रखी गई है कि 4 साल तक हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद हम उन बच्चों को रिटेन भी करेंगे आर्मी के अंदर, उनको आर्मी में रखा जाएगा और 25% आर्मी के अंदर रहेंगे। तो ये ट्रेनिंग 4 साल की हुई। दूसरी बात आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, देखिए हमारी जो आर्मी है ना, ये ब्रिटिश आर्मी से इन्फ्लुएंस थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई थी, हम आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी ने भी कह दिया है कि 2025 के अंदर जो हमारी लगभग 200 साल से आर्मी चल रही है, उस आर्मी के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये ब्रिटिश आर्मी की। और हम अभी भी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम ब्रिटिश आर्मी के जो बनाए हुए पैरामीटर्स थे उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, आपकी सरकार तो वैसे ही सब कुछ बदलने पर बिलीव करती है। नहीं, मैं आपको तीसरी बात बोलता हूँ। देखिए अब ये 4 साल की ट्रेनिंग, मैं एक बात सबसे पहले मैंने जो बात की शुरुआत करी थी, थोड़ी सी उसकी गहराई में जाने की जो कोशिश कीजिए। मुझे अगर ये मौका मिलता है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन आर्मी के अंदर जाके करूँ और लगभग 20 लाख रुपए लेकर के आऊँ, मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था बनी होगी। ये एक मैं बात से सिवात साहब की बात से थोड़ा एग्री जरूर करता हूँ, लेकिन इसके जवाब आने अभी बाकी है। मेरे को बस एक कंफ्यूजन है, आप कॉर्पोरेट कल्चर की तुलना आप आर्मी से कैसे कर रहे हैं बार बार? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि जब वो 4 साल बाद जाएगा तो वो हाथ में 11 लाख रुपए घर लेके घर जाएगा, और वो अगर किसी भी और जॉब प्रोफाइल में होता तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता। ये तुलना कैसे हो सकती है? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं डिप्लोमा करने जाता हूं, इंजीनियरिंग करने के लिए जाता हूं, मैं पैसा खर्च करके जाता हूं। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप चाहे 12th करके आते हैं, चाहे ग्रेजुएशन करके आते हैं, और आर्मी के अंदर एक अनुशासनिक तरीके से जैसे आपकी ज़िंदगी होती है वो निकालते हैं, एक तमका लगा करके आते हैं कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं एक फौजी हूँ। हमारी पुलिस के अंदर जाता है, हमारी रिजर्व फोर्सेस के अंदर जाता है। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बोला कि आप चेक करवा लीजिएगा इस डिबेट के बाद, आपकी इस इंस्टॉलेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और महत्वपूर्ण पद के ऊपर होंगे जो आर्मी से आते होंगे। हमारे बीच में जनरल्स बैठे हैं आर्मी के, आप सबका बैकग्राउंड चेक करिए। लेकिन थापर सर तो उसी बात पे संशय भी वो जता रहे थे ना कि ये कहने वाली बात है, लेकिन ये जमीन पर कितने असरदार तरीके से दिखाई देगी, ये सवाल अपनी जगह बचा हुआ है। लेकिन शुभ्रांश राय, जितने दावे सरकार की तरफ से अब तक किए गए उन पर किस हद तक विपक्ष को भरोसा है, और जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार से जो जवाब आए अब तक, ऐसा लग रहा है हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, बैठा बिठाए आपको मिल गया मुद्दा। मैडम, जिसका देश होता है उसको देश की ज्यादा चिंता होती है। ऐसा आपको लगता है कि बैठे बिठाए मिल गया मुद्दा? चुनी हुई सरकार का देश नहीं है क्या? रुकिए ना मैडम, सुनिए। 3-4 बड़ी बातें हैं। अग्निपथ की योजना लाए, नौजवान सड़कों पे है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। और अभी थोड़ी देर बाद आप मतलब चैनलों पे ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि ये उपद्रवी हैं, ये 500 रुपये लेकर आए हुए हैं, ये छात्र नहीं हैं, इनकी उम्र देखो, किसी की दाढ़ी काली है, किसी की सफ़ेद है, तो ये 25 साल का नहीं 28 साल का, ये चलेगी, ये मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा होगा। थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन आया, जो बैठे थे वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, देश के किसान नहीं थे, वो तो खेतों में थे, सब 500,000 रुपये लेकर आए हुए थे जी, क्योंकि योजना इतनी अच्छी थी कि किसान नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है उनके मास्टर स्ट्रोक में। उससे पहले जीएसटी लाए, जीएसटी भी आया, सबको अच्छा लगा जी, लेकिन व्यापारी जो विरोध कर रहा था, ये चोर है जी, ये टैक्स बचाते हैं, ये मैनिपुलेटर हैं, ये सब काला पैसा करते हैं, सफेद करते हैं, दुनिया का मास्टर स्ट्रोक चला। फिर भी देश रसातल में जा रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर। उससे पहले नोटबंदी हुई, सारे अर्थशास्त्री फेल, फिर उस समय चला मास्टर स्ट्रोक, काला धन उठकर आएगा जी, आतंकवाद पे लगाम लगेगी, बैंकों के सामने क्या हुआ, कितने लोग मरे, इस विषय पे चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये पढ़ा लिखा अगर कोई रिसर्च करके आप देते तो शायद वो देश को बेनिफिट देता, लेकिन जल्दबाजी में जो चावल उतार लिया जाता है हांडी से ना मैडम, वो कच्चा रहता है, और अगर जल्दी से आप खा लेंगे तो उसको पेट झरने लगता है। अब 2-3 बड़ी बातों पे आते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मैं भी फिल्म देखता हूं, और आजकल तो जो नया भारत जो बना है उसमें पिक्चर से ही इतिहास समझा जाता है। तो पिक्चर में मैंने देखा है कई सारी फिल्मों में कि भाड़े के आए हुए सैनिक कभी वफादार नहीं होते। ये मैंने कई पिक्चरों में देखा है, 2-4 का नाम भी बताऊंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम लोग कुछ सज्जन यहाँ जिक्र कर रहे थे मैडम, हमने हजारों शो किए होंगे 1 रैंक 1 पेंशन पे। तमाम वो सब लोग थे जो अपनी पेंशन की वकालत के लिए रोड से लेकर स्टूडियो तक खड़े रहते थे। वो कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो देश का युवा 17 साल से लेकर 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र में, उसको आप हाथ में कुछ पैसे देकर पकड़ा दीजिए, आगे पूरा अंधकार बैठा है। कैसे इस बात को कह सकते हैं? कहने वाले के पहले अंदर दम होना चाहिए कि जी हम पेंशन नहीं लेंगे,
और अगर वाकई इतनी अच्छी स्कीम है तो सारे आर्मी के ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट सिस्टम के लोग उठकर कहें 1 नेशन 1 पॉलिसी, किसी को पेंशन नहीं चाहिए। है दम किसी के अंदर कहने का? बड़ा आसान है, आपने युवाओं के ऊपर एक उदाहरण दे दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल वो उपद्रवी होंगे, पत्थरबाज होंगे, पैसे दिए गए होंगे, वो डिसिप्लिन नहीं है सर। गलती मैंने से ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब पैनल डिस्कशन में चर्चा में था, किसी का नाम नहीं कोट किया जा सकता। राजीव जी सुनिए, माफी ये राहुल गांधी वाली बात मत करिए। अभी तक इस पैनल पे किसी ने ऐसी बात नहीं कही। सुन लीजिए, जितनी गालियां आप युवाओं को निकाल रहे हैं ना, अभी तक इस पैनल में एक व्यक्ति ने नहीं कहा पत्थरबाज ये। हमने तो कहा सैल्यूट करते हैं हमारे छोटे भाई हैं। ऐसे आप कभी गाली मत निकालिए प्लीज, आप युवाओं को गाली मत निकालिए। सुनिए, आप कभी भर्ती में गए नहीं हैं, बिहारों की भर्ती में मैं गया हूं। भैया हम भी गए हैं, रुकिए तो सुन तो लीजिए। हम भी गए हैं, और मेरी बात सुनिए। आप गाली, मैं आप बिल्कुल नहीं बोलूंगा बीच में, इस तरीके से मत बोलिए। युवा पत्थर लेके, हमने कहा हमारे छोटे भाई हैं। बीच में ये देखिए, ये ट्रेनिंग मत, ये ट्रेनिंग लेके आए, सुनिए ट्रेनिंग लेके आए आप। सुनिए मैडम, बिहारों की भर्ती में मैं भी गया हूं। युवाओं की भीड़ होती है, रस्सा कस्सी की तोड़ होती है, मार्कशीट के पीछे ठप्पा मारा जाता है। ये तो नहीं दौड़े होंगे 5 मिनट के अंदर 1 माइल, मैं दौड़ा हूं। और उसके बाद अगर पता क्या होता है, वही लोग जो डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो डंडा उठाकर मारना शुरू करते हैं। किसी के सर पे चोट आती, किसी के मुंह पे, किसी के नाक पे। बहुत कहना आसान है। क्या ये कोई बताएगा कि 4 साल बाद इनकी गारंटी कौन लेता है? सरकार की इतनी योजनाएं थी, इन्होंने कहा था बता तो रहे हैं, नहीं सुनिए ना, भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार पे विश्वास ही नहीं हो सकता। 100 दिनों में अगर ये नोटबंदी सफल नहीं हुई तो मुझे चौराहे पे बुला के फांसी लटका देना, ये उनके शब्द थे। नोटबंदी सफल हुई, बैंकों के सामने सैकड़ों लोग मरे। जीएसटी 1 जीएसटी की बात करते थे जब वो मुख्यमंत्री होते थे, आज कफन के ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है, पढ़ाई के ऊपर होता है, पेन पेंसिल कागज के ऊपर होता है। कैसे कोई विश्वास करेगा? अगर आपको नोटिफाइड करना था तो दावे के साथ, दमखम के साथ करते कि ये जो चार। कांग्रेस पार्टी से तो सवाल फिर शुभ्रांश जी ये भी होता है ना कि आप इन तमाम मुद्दों की, आज युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो सड़क पर टायर जलाते हुए अपने नेता की से, क्योंकि ईडी की पूछताछ हो जाती है तो उस पर दिखाई देते हैं। युवाओं के साथ कहां खड़े हैं मैडम? एक उंगली जब आप कांग्रेस पार्टी के पास उठाते हो ना, 4 आप पे आती है। वही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की फौज को सैलरी के साथ पेंशन दिया, वो सम्मान दिया, वो कैंटीन दिया, वो सुविधाएं दी, ट्रेन के अंदर एक अलग डब्बा दिया और हर सुविधा देता था। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, पेंशन खत्म किया, नरेंद्र मोदी जी आए, सरकारी नौकरी खत्म किया और फौज को किराए का फौज बना दिया। आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं या जो हमारी बॉर्डर लाइन है, एक व्यक्ति जिसको पता है कि मुझे 4 साल बाद आना है, उसके अंदर कितना जज्बा होगा? गांव का मैं बच्चा हूं मैडम, जब कोई गांव का लड़का भर्ती होता है ना, उसके बाप की मूंछ चौड़ी हो जाती है, पूरे इलाके में मूंछ टाइट करके बोलता है कि मेरा बेटा फौज में है। और जब वो उतर के आता है ना, वो 12वीं पास लड़का ट्रेनिंग खत्म करके आता है, तो जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के इलाहाबाद और बनारस में तैयारी करते हैं, वो भी उसको सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन होता है। बातें तो इनको करने के लिए, चूंकि देश को कंफ्यूज करना है, खुद को चलने के लिए बड़ी वाली मर्सिडीज आ गई, खुद के चलने के लिए बड़ा वाला जहाज ले लिए, खुद के चलने के लिए बड़ा वाला बंगला बनवा लिए, और जब फौजियों को देने की बात आई, देश के युवाओं को देने की बात आई, तो मेरे पास पैसा नहीं है। कुलकर्णी सर, एक जो उन्होंने फ्रेज यहां पर यूज किया, उन्होंने कहा कि किराए की फौज या भाड़े का सैनिक जो है वो कभी बड़े युद्ध नहीं जीत सकता। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? मैडम पिक्चर में मैंने देखा है, कई सारी पिक्चरों में देखा है, क्योंकि आजकल इतिहास तो पिक्चरों में ही चलता है। कई और लोगों के जहन में ये सवाल होगा, तो मुझे लगता है बेहतर व्यक्ति आप हैं जो इस पर एक जवाब दे सकते हैं। ये भ्रम है, वो ये कहना कि वो किराए के लोग हैं, किराए के लोग नहीं हैं। आप देखिएगा कि फौज में 50% और 50%, मतलब कि 50% अग्निवीर होंगे एक वक्त, वो भी अभी नहीं, तकरीबन 10-12 साल के बाद। और आज जो अभी है, मैंने जैसे कहा, सिर्फ 3% लोग ही पूरे इसमें अग्निपथ की स्कीम के द्वारा अग्निवीर होंगे। सो ये कहना कि फौज के ऊपर सोचना कि ये सब किराए के हैं, वो किराए के नहीं हैं, वो वेल ट्रेंड है, नंबर 1। नंबर 2, जो 4 साल के लिए भी आ रहा है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहा है, और जो 6 महीने की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, जो जिसके लिए काफ़ी है उसको पलटन में आने के लिए। पलटन में आने के बाद वो 3.5 साल तक पलटन में रहेगा, वो ट्रेन हो रहा है। ऐसे नहीं, सवाल है बहुत छोटा सा, प्लीज स्पेसिफिक आंसर दीजिए। अगर ये इतनी अच्छी थी और आपको लगता है, तो आप लोग 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इतने दिन तक क्यों खड़े थे? एक, और दूसरा, सेम पैरामिलिट्री आज भी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए खड़ी है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, क्यों? आप लोग क्यों बैठे? आप क्या आज लोग बात करेंगे, अपील करेंगे, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, कि भारत सरकार से कि सर कंप्लीट पेंशन खत्म करिए, कंप्लीट फैसिलिटी खत्म करिए? क्यों सर? ये 21 साल 22 साल 19 साल का लड़का, नहीं सर, सवाल क्यों लड़ रहे हो? आज एक मिनट सुनो राजीव जी, जो नुकसान संसाधन देश का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। अगर
अगर कोई ट्रेन जली है, कोई बस टूटी है, कुछ रास्ते में गड़बड़ हुआ है, तो सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। और सरकार देश है, वो बीजेपी नहीं है। शुभ्रांश जी, आप जवाब तो मेरे से लड़िए, आप मुझे पत्थर मारिए, सैनिकों को क्यों पत्थर मार रहे हैं? उनको तो बोलने दीजिए, सवाल उन्हें तो बोलने दीजिए। मुझे मारिए ना, मैं पॉलिटिकल अग्निवीर स्कीम लाए हैं, आपके अंदर कितना फौज का सम्मान है? शर्म कीजिए, इतना मत कीजिए राजनीति के लिए, इतना मत कीजिए प्लीज। प्लीज सर, प्लीज। अभी हर्षवर्धन जी भी अभी अपना फर्स्ट रिमार्क नहीं दे पाए हैं सर, आप रिएक्शन दीजिए फिर आगे बात करते हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं ना कांग्रेस का हूं, ना बीजेपी का हूं, ना किसी समाजवादी का हूं। मैं एक सैनिक हूं, हाँ, एक वेटरन हूं। हाँ, जहां तक OROP का सवाल है, जी सर, मैं आज भी कह सकता हूं कि मेरे को जो आज फायदा हो रहा है, मैं 6 साल पहले फौज से बाहर निकला हूं, तब क्या था और आज क्या है, बहुत फर्क पड़ा है। उसके हम बात नहीं करेंगे, पर यह कहना कि OROP का फायदा सरकार को या फौजियों को नहीं हुआ है, ये गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि ये स्कीम का सवाल है, जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी फौज, कोई ट्रेनिंग में या रिक्रूटमेंट में कोई डाइल्यूशन नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जो आज आया है वो किराए का आदमी है, नहीं, वो बिल्कुल एक अग्निवीर है। अग्निवीर है, वो एक सर्विसमैन नहीं है। वो एक सर्विसमैन तब बनेगा जब वो सिपाही बनेगा, और सिपाही कब बनेगा, वो जब 4 साल करेगा, उसके बाद करेगा। और जहाँ तक ये जो फैसिलिटीज़ का सवाल है, जैसे कह रहे थे, जो भी लड़का अग्निवीर अगर किसी कारण लड़ाई के अंदर मरता है तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपए देगी, 1 करोड़ रुपए। दूसरी बात, नहीं सर, ये नंबर नहीं, नंबर करेक्ट नहीं है, प्लीज विल रिस्पेक्ट यू सर, नंबर करेक्ट नहीं है। आप सुन लीजिएगा सर, आपकी बात करोड़ों हिंदुस्तान के लोग सुनेंगे सर, आपका ये नंबर करेक्ट नहीं है, इसलिए प्लीज। और दूसरी बात ये है, अग्निवीर की अपॉइंटमेंट सर कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, मीनाक्षी जरा बताइए प्लीज। एक मिनट, मैं जैसे आपको कहा, आप बीच में बोलिएगा नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मैं सरकार का आदमी हूं और सरकारी था और आज सरकार की पेंशन खा रहा हूं, तो मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। आप कह रहे नहीं है, 48 लाख रुपए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस है, 44 लाख रुपए उसको तुरंत मिलेंगे, 48 और 44 मिलाकर के, जब वो मरेगा। अगर वो किसी प्रकार से घायल होता है और 100% उसकी कैजुअलिटी है, उसको 44 लाख रुपए मिलेंगे उसके डिसेबिलिटी के लिए, और उसको 15 लाख मिलेंगे 50% डिसेबिलिटी के। मैं कह रहा हूँ ये भ्रम है, ये लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है और कईयों को शायद मालूम नहीं है ये स्कीम का। इसके अलावा उसको स्किल है, ये जो 12 लाख मिलेंगे नॉन टैक्सेबल है, ये स्किल डेवलपमेंट है। इग्नू के द्वारा उसको जो भी आगे मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट आगे के लिए मिले। ये जो जुनून और जज्बा है लोगों को लग रहा है, ऐसे लग रहा है उनको, एक जैसे आपको भी, अब आप सब पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा नहीं मालूम होता है, तो शायद आधा कि 4 साल में आपने कैसे निकाल दिया, आपने कैसे कर दिया कि जवान तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसे नहीं है हर एक। क्या आपको लगता है कि भारत की फौज इसके कारण कमजोर होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल कमजोर नहीं होगी। सर बिल्कुल मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जो भारत की फौज का ट्रेनिंग मॉड्यूल के मुकाबले अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके भेजेंगे, तो सर थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए कि सर वो 6 महीने की अलग से ट्रेनिंग कहां कराएंगे, एक। और दूसरा, कल से मैं सुन रहा हूं कि रॉ बच्चा आता है और उसको आप ट्रेंड करके निकालते हो। बेहतर है सर आर्मी के कॉलेजेस खोल दिया जाए, 100, 200, 500, 1000, पूरे देश के युवा उससे ट्रेंड होकर निकलेंगे। हो गया सर, आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब मेरे को हर्षवर्धन से एक रिएक्शन लेना है, ठीक है, वो अभी उनका टर्न है। हर्षवर्धन जी, जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि सरकार जो भी एक बड़ी योजना, बड़ा कदम लेकर आ रही है पिछले कुछ वक्त से, वो किसी ना किसी तरह के विवाद में फंस रहा है। चाहे हम शुरुआत करें कृषि कानून से, या उसको बाद कानून वापस लेना पड़ा, 370 का फैसला हुआ, तो उसके बाद की परिस्थितियां कश्मीर में क्या है वो आज सवाल है। अब इसे लेकर देखिए युवा आक्रोशित दिखाई दे रहा है। क्या ठीक तरह से समझा नहीं पाई है सरकार अपने इस कदम को, इस योजना को, या उससे पहले का जो ग्राउंड वर्क तैयार करना चाहिए था वो मिसिंग है? आपका ओपिनियन इस पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं कहूँगा कि अगर कहीं नौकरी की शर्त तय करना नौकरी करने वालों के हाथ में हो, तो ऐसा कोई एक उदाहरण दुनिया का बताना चाहिए। और ये किसी की नौकरी छीनी नहीं गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की नौकरी 20 साल की थी, 25 साल की थी, 50 साल की थी, उसको कहा गया आप 4 साल काम करो। ये स्कीम पूरी तरह से भारत सरकार को बहुत अच्छे से ध्यान में है। भारत की सेना की 3 रिकमेंडेशन है, कारगिल और कारगिल के बाद की 3 बड़ी रिकमेंडेशन है। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे जो फौजी सीनियर्स बैठे हुए हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने उन तीनों रिकमेंडेशंस का जिक्र क्यों नहीं किया, जिसके आधार पर बाद में कहा गया जो
कहा गया कि सेना की उम्र घटाना नहीं है, उसमें से ऐसे जवान निकालने हैं जो किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए तैयार हों। इसी रिकमेंडेशंस के आधार पर कहा गया कि हमें थिएटर कमांड्स चाहिए। इसी रिकमेंडेशंस के आधार पर कहा गया कि हमें सीडीएस चाहिए। इतनी सामान्य सी बातें देश को बताने की बजाय किस तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। और ये सरकार की गलती हो सकती है कि उसको करना ये चाहिए था। 2 साल से कोविड था, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई, हर गांव में बच्चा दौड़ रहा है, वो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। और मैं तो कहूंगा जरा जाइए ना, हम भी तो गांव घर के लोग हैं, हम तो प्रतापगढ़ गांव के यहाँ जाते हैं तो सड़क पे, हर दूसरी सड़क पे, खेत पे, मेड़ पे दौड़ रहे हैं लोग। सवाल यह है कि उन बच्चों को 4 साल के लिए एक ऐसी नौकरी मिलने जा रही है जिसमें वो देश सेवा तो कर ही रहे हैं, देश के लिए लड़ने का जज्बा है, साथ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो रही। और जो लोग कह रहे हैं कि पैसे का मसला नहीं, वही तुरंत मतलब ऐसी पलटी तो पता नहीं जो यूटर्न के नाम से नेता मशहूर हैं वो भी नहीं मारते होंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे की बात मत कीजिए, क्यों आप 11 लाख 12 लाख 50 लाख ये सब बता रहे हैं, फिर कहते हैं कि उनको कितना मिल रहा है, जो रेगुलर वाले हैं इनको कितना मिल रहा है। मुझे लगता है कि देश के नौजवानों को भरमाने की कोशिश होती है। और आज सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने माना, जो तीनों लोग थे, एक भूपिंदर सिंह मान साहब को धमकियां मिली, डर के वापस होना पड़ा परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन जो 3 लोग थे वो कहते हैं कि कृषि कानून से बेहतर कोई कानून नहीं था। हर बेहतर कृषि वाला कहता है। आज 370 की आप बात करते हैं, हर व्यक्ति जो वहां कश्मीर में है वो ये मानता है कि चाहे जितने भी अलगाववादी संगठन थे वो सब खत्म हो गए लगभग, या खत्म होने के कगार पर हैं। आप कहते हैं कि देश में जीएसटी आई, गलत हो गया। आज आप सब कह रहे हैं कि दुनिया में कोई सरकार नहीं जो जीएसटी लाने के बाद फिर से वापस आ गई हो। ये सरकार, एक केंद्र की सरकार आती है, राज्यों में सरकार आती है। क्यों? क्योंकि उन कारोबारियों को समझ में आ गया कि स्ट्रीमलाइन। लेकिन कृषि कानून मैं ये वापस कह हुआ रहा ना सर। हूं, मैं इसको खत्म कर लूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भ्रम बहुत फैलाया जाता है, झूठ बोलने वाले बहुत तेज बोलते हैं और बहुत भावनात्मक तरीके से। फिर आप कह देते हैं भाड़े के सैनिक। अरे शर्म आनी चाहिए। वो देश का बच्चा है जो 4 साल के लिए लड़ने जाएगा, वो ट्रेनिंग लेकर जाएगा, उसको आपने भाड़े का सैनिक बता दिया। एक दिन के लिए सेना की सेवा कोई देता है तो उसके अंदर भी वो जज्बा होता है। किसी भी समय अगर सेना तो छोड़ दीजिए, अभी सर कह रहे थे टेरिटोरियल आर्मी देखते रहे, उसके हेड रहे, वो भी छोड़ दीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन छोड़ दीजिए, 10+4 चर्चा ही नहीं कर रहा है कोई। और जितने बच्चे सोल्जर के तौर पर जाते हैं, कितने हैं जो 40 साल की नौकरी करते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये सब लोग टीवी पर बैठकर, कितने लोग जाते हैं? रेशियो निकाल के सरकार को ये आंकड़े बताना चाहिए देश को, क्योंकि जो जवान होता है उसकी क्षमता नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो 30 साल 35 साल 40 साल के बाद नहीं कर सकता। जहां मसल पावर की जरूरत है, जहां ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां 40 साल का सैनिक नहीं कर सकता है। और जहां तक अधिकारियों की बात है, क्या वो खत्म होने जा रहे हैं? क्या नहीं खत्म होने जा रहे हैं? तो कृपा करके देश के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। ये तमाशा लगातार होता रहा है, बाद में लोगों को समझ में आता है कि देश जल गया, हाथ खाली रह गया। अब मुझे एक बात बताइए सर, कृषि कानून वापस हुआ, आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर कानून था, आज भी लोग कह रहे हैं कि बेहतर कानून, तो फिर वापस क्यों हुआ? क्या सरकार जिसके पास सबसे बड़ी मशीनरी है, प्रचार की सबसे बड़ी मशीनरी है, वो ठीक तरह से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाई? सवाल तो इस बात पर भी पूछा जाएगा ना। और अगर जब बात इस योजना की भी हो रही है, तो अगर युवा आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है, कोई तो वजह होगी ना वो परेशान है। नहीं, कोई तो वजह है ना, वो क्यों नहीं वजह है? बहुत बड़ी वजह है। हाँ, तो मैं उनको उसी क्यों नहीं वजह की समझा बात कर रहा पाए? हूं। सर मैं पूछ रही हूं, उन्हें कन्विंस क्यों नहीं कर पाया? ये बिल्कुल ये सरकार की गलती है। और सरकार की गलती तो ये भी है, मैं समझता हूं काला दिन था जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लिया। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने काला दिन वो किया है, उनको इसको करेक्ट करना चाहिए। अगर देश के किसानों के साथ, और मैं कह रहा हूं चलिए छोड़ दीजिए मोदी की बात, छोड़ दीजिए भाजपा सरकार की बात, छोड़ दीजिए किसी की बात, छोड़ दीजिए रिफॉर्मिस्ट की बात, छोड़ दीजिए। क्या एमएस स्वामीनाथन की कमेटी क्या रिपोर्ट थी? क्या जो मनमोहन सिंह के समय में, सोनिया गांधी के समय में राष्ट्रीय कृषि आयोग बना था, उसकी क्या रिपोर्ट थी? जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में राजनाथ सिंह के कृषि मंत्री रहते हुए जो रिपोर्ट आई थी, उसकी क्या रिपोर्ट थी? सबने तो यही कहा ना कि किसान को नीचे से मजबूत करना शुरू करो, उसको खाद दो, बीज दो, पानी दो, समय पर कुछ पैसा दे दो, उसके बाद कह दो कि बाजार तुम्हारे खुला है, तुम अपनी कीमत तय करोगे। इंडस्ट्री तो एमआरपी पे चलेगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसको किसान को आप कहेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे नीचे वाला देंगे आप। शर्म आनी चाहिए इस देश के पॉलिसी जो निर्धारण करने वाले लोग हैं, जिनको किसान इस तरह से दिखता है, उनको नौजवान भी ऐसे दिखता है। और यही पॉलिसी चला चला कर इस देश का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। और यही मानसिकता है जो देश के बच्चे को, देश के सैनिक को भाड़े का सैनिक कहती है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है।
केशव मुझे बताइए, आप जो अभी सब बातें यहाँ पर हुई हैं उससे किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई भरोसा जगता है आपके मन में? जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि सर ने कहा कि 4 सालों के बाद इनको नेक्स्ट भर्तियों में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मैं बीजेपी सरकार से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि चुनावी दौर में आपने बड़े बड़े वादे किया कि मैं प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या सर आज सत्ता में बैठे हुए आज को 8 साल हो गए, 8 दूना 16 करोड़ मेरी नौकरियां कहाँ गई सर? उसके बाद अभी आप 2 दिन पहले अनाउंस कर रहे हैं कि मैं जो है डेढ़ साल में आपको 10 लाख रोजगार देंगे। अगर सर 10 लाख रोजगार आप देते तो सर आज हम युवा पैरामिलिट्री फोर्स के नागपुर से पैदल चल के, आज 17वां दिन है, तो सर हम लोग को रोजगार दिए होते तो आज हम लोग सड़क पर क्यों होते? तो सर मैं राजीव सर आपसे भी, सुधांशु सर आपसे भी, बाकी सर लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नित्यानंद गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन करके हमारी यात्रा को रुकवा करके सर हम युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम लोग को रोजगार दिए होते तो आज हम लोग सड़क पर क्यों पड़े होते? सर सबसे बड़ा आपके क्वेश्चन है सर, इस पर आप जरूर प्रतिक्रिया दें सर। देखिए मैं आपके साथ, आप ये एक बात को विश्वास करिए, इस देश के अंदर अगर मोदी आपके साथ, मोदी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के किसान, इस देश के जवान, इस देश की जनता को किसी ने बहुत बारीकी से और बेहतरी से समझा है, और उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम लेके आए हैं वो केवल प्रधानमंत्री लेकर गए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए। आपने एक बात रखी है अभी थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ा सा हैरान होता हूं, क्योंकि ये आपको नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कहा था आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत बेहतर तरीके से बोल रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा आपका ना पॉलिटिकल नारा जो सा होता है, वो सुभ्रांश राय बोलते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, वो आपके ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि आप एक कंसर्न लेके आए हैं, मैं उस कंसर्न के ऊपर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आप ये बताना चाहता हूं कि बहुत बेहतर तरीके से जो ये योजना लागू हो रही है, इस योजना का जो फ़ायदा है वो आप ही को अंत में मिलने जा रहा है। लेकिन मैं मीनाक्षी एक बात बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था आपने किसान बिल वापस क्यों ले लिया। ये शुभ्रांश यहाँ बैठे हैं, इनको बोलिए अपने कार्यकर्ताओं को नीचे उतारिए, पूरी मंडियाँ खाली पड़ी रही, किसान अपना अनाज लेकर मंडियों में नहीं गया, उसने ओपन मार्केट में जाकर अपना अनाज बेचा। इस बार मंडी बुलाती रही कि आप आइए हमारे पास एमएसपी पे अपना सामान बेचिए, तो इसका मतलब जो अधिकार किसान को मिलने वाला था कानूनी रूप से वो इन्होंने छीन लिया, राहुल गांधी ने छीन लिया, इन राजनीतिक पार्टियों ने छीन लिया, क्योंकि वो जब खेती करके कानूनी रूप से उस कंपनी के ऊपर दबाव बना सकता था, वो दबाव बनाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को किसने हटाया, उस प्रक्रिया को के ऊपर किसने उनको बरगलाया, वो इन लोगों ने बरगलाया। आज इनसे पूछिए क्यों नहीं खड़े हुए मंडियों के बाहर, क्यों नहीं बुलाया किसानों को? अगर उनको बेहतर रेट मिल रहा है तो उस बेहतर रेट के बीच में बाधा क्यों बने हुए थे? देखिए इन्होंने बहुत विनाश किया इस देश का, इन्होंने बहुत विनाश किया इस देश का। मीनाक्षी जी एक 2-3 पॉइंट है। नहीं, मेरा आपसे पहले कुछ और सवाल है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए जो परिस्थिति अभी दिखाई दे रही है, इन सब के बीच आप भी तो एक स्तर का भरोसा सरकार पर करेंगे, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है, देश की सेना का मामला है, तो उन्हें भी तो चिंता होगी कि देश की सुरक्षा से, सरहदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल मीनाक्षी जी, थोड़ा नहीं आपको इतना इकबाल है, बिल्कुल हमें देश की सरकार के साथ इकबाल है, लेकिन 2-3 पॉइंट, 1 मिनट। नहीं आज एक सेकंड बात नहीं हो रही, कृषि कानून में आज मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बात करूंगा। आपको मोदी जी पे इतना भरोसा है नहीं है? नहीं सुनिए रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। हाँ, आज है 17 जून, ठीक है, 29 मई का अखबार उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय 53% कम गेहूं की खरीदारी इस साल आपने करी है। एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं, इसीलिए कहा मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग, आप एक पत्रकार भी है, आपकी ट्रेनिंग गलत हो रही है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, पत्रकारिता के बारे में बोलेंगे, मैं अलग से 53% परचेज कम हुई है, मैं भी ये बात कह रहा हूं, मैं भी ये बात कह रहा हूं, और उसके देखिए प्लीज राजीव जी, नहीं शुभ्रांश जी नहीं, प्लीज मैं अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि आज मुद्दा दूसरा है, हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ऐसे अगर आप बात करेंगे 10 इश्यूज और निकल आएंगे। आप इस पर जवाब दीजिए, इतना बेसिक भरोसा सरकार पर है आपको या नहीं है? नहीं, आप ये एक्सेप्ट करते कि मैं हर्षवर्धन 4 साल नौकरी मीडिया के करने के बाद इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, ये आज की सिचुएशन है। भारत सरकार ने देश के युवाओं को वहां ले जाकर छोड़ा है। सर प्लीज इतना भी झूठ, मुझे लगता है तुलना का ग्राउंड ठीक नहीं है, ये तुलना का ग्राउंड ही ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात कह दी है। देखिए है क्या, मैं कह रहा हूं कि ये सवाल भी बात मत करिए, ठीक है। क्या 4 साल बाद अगर आपको कोई कहे कि आप इस इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे, अरे अब तो रुक जाओ भाई,
सुभाष राय कह रहे हैं, घंटे के हिसाब से अपनी आवाज बेच रहा है, उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। नहीं सुन मुझे मालूम है कि आप घंटे के हिसाब से अपनी आवाज बेच रहे हैं। सरकार की मुखबिरी बंद करिए, सरकार की मुखबिरी बंद करिए, सच को सच बोलिए और एक्सेप्ट करिए कि ये पॉलिसी गलत है। नहीं उनको बोलिए पहले। अरे गुंडागर्दी क्या? आप गुंडागर्दी करें। सुभाष राय की गुंडागर्दी है कि कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी? मुझे जो ठीक लगेगा वो बोलूंगा। प्लीज हर्षवर्धन जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दूंगी आपको समय, प्लीज अभी आप लोग सर। ठीक है शुभ्रांश जी, स्टूडियो में डिबेट का एक तरीका है, बहुत ये बेशर्म तरीका, ये प्राइवेट कमेंट का बहुत बेशर्म तरीका। शुभ्रांश जी प्लीज, मैं आपसे बहुत सम्मानजनक तरीके से बात कर रही हूँ। सर सुनिए मेरी बात, स्टूडियो में बात करने का तरीका होता है। मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की है, ये सिर्फ पर्सनल टिप्पणी करना है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं। ठीक है हर्षवर्धन जी प्लीज। थापर सर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आ रही हूँ। ठीक है नहीं सर, मैं सर आप बहुत जरूरी मीनाक्षी, ये आप सुन लीजिए, अगर आपको लगेगा तो कट कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग है। 10 सेकंड्स में कंप्लीट करिए सर। जो लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया की नौकरी में 4 साल बाद उनको पत्रकार कहलाने का हक नहीं, ये कह दिया जाए। मैं पिछले 8 सालों से स्वतंत्र पत्रकार हूं। जो मीडिया में लोग हैं उनमें जो सबसे बेस्ट लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। जो लोग हर साल अग्निपथ योजना में जाएंगे, जो अग्निवीर जिनको कहा जा रहा है, उसमें 25% सरवाइव करेंगे, सेना में रहेंगे। ये किसी भी जगह की बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, वो मीडिया हो, वो राजनीति हो, वो समाज हो या कोई भी क्षेत्र हो, वही आपको दिख रहा है। झूठ बहकावे मत आइए। सर क्लोजिंग रिमार्क्स थापर सर, मुझे एक क्लैरिफिकेशन यहां पर दीजिए, क्योंकि एक चिंता युवाओं के मन में यह भी है कि जो इसके बाद भर्ती की नॉर्मल प्रक्रिया होती है, कहीं वो तो बंद नहीं हो जाएगी, उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? भर्ती की नॉर्मल प्रक्रिया तो बंद होगी। अब यही भर्ती होगी, अग्निवीर ही आएंगे, अग्निपथ से ही होंगे, और वही उसमें से 25% जो नॉर्मल आर्मी में 4 साल बाद जाते रहेंगे, और किसी किस्म की भर्ती नहीं होगी। ये ओनली एंट्री होगी इसके बाद, आज के बाद। तो दूसरा, बाकी इसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये थोड़ी सी त्रुटियां जो नजर आ रही हैं सामने, मेनली ऑन सोशल फ्रंट, ये अगर इसमें थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करके इसको किसी तरह से कर सकें तो अच्छा होगा। और मेरी जवानों से जो फौज में आना चाहती हैं, यही रिक्वेस्ट है कि वायलेंस इज नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। आप प्रोटेस्ट करिए लेकिन वायलेंस नहीं। रेजिमेंटेशन है 15 से 20 यूनिटें, जो कि जैसे सिख है, राजपूत है, जाट है, मराठा है, कुमाऊं है, जैकलिफ है, उसके अंदर जो फिक्स कंपोजिशन था वो ही मेंटेन रखना चाहिए। ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन जो है आप और जगह अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनके पीछे हिस्ट्री है। मुझे सर उम्मीद है कि आपने जिस तरह के यहाँ पर अभी फीडबैक दिए हैं और एक जो चर्चा हुई, कम से कम इस चर्चा के आधार पर अलग अलग बिंदु क्लियर हुए। और बड़ी बात यह कि देखिए, देश की सेना को लेकर तुलना कॉर्पोरेट की दुनिया से नहीं हो सकती है। सेना हमारा सम्मान है, और शायद यही वजह है कि जो युवा सेना में जाने का सपना देखता है, उसे लेकर, उसके आक्रोश को लेकर चिंता समाज के, देश के हर वर्ग में इस वक्त दिखाई देती है। और सरकार को भी इस पर सोचना जरूर चाहिए कि एक बेहतर दिशा में कोई हल निकल सके। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।